हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक है और इसको हम एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तीनों का एक बार मतलब समझते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है interconnectedness and independence of countries, economies, culture, society through increased cost cross-border movement of goods, services, ideas, information, technology and people। यानी कि पहले क्या होता था ना, पहले कंट्रीज आपस में कनेक्टेड नहीं थी, बट अब हर एक कंट्री आपस में इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गई है, या फिर आप ये मान लीजिए उन दोनों की इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज इतना ज़्यादा जुड़ गई हैं, उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है। मतलब अब कल्चर चेंज होने लग गया है, कल्चर एक्सचेंज होने लग गया है, सर्विसेज, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, लोग एक दूसरे जगह से जा आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैरियर टू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, रिजल्टिंग इन अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब सब देश या सब कंट्रीज आपस में अब साथ में आ गई हैं, लाइक दे आर वेरी मच रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड, बहुत जुड़े हुए हैं। और कोई भी सर्विसेज है, जैसे आपने देखा होगा पहले लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, अब तो हर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, बाहर के लोग इंडिया आ रहे हैं, या फिर यहाँ से लोग जॉब के लिए वहाँ जा रहे हैं, या घर बैठे बैठे बाहर की कंट्री में जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ जॉब कर रहे हैं। डाटा, सर्विसेज, हर एक चीज़ कोई एक कंट्री में आती है फिर दूसरी कंट्री में भी आ जाती है। तो बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज फार रीचिंग इफेक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सोसाइटी पर, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिक्स एस्पेक्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन समझा दिया। अब इशू एंड डिबेट्स थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है? Liberalization refers to loosening of government regulations, restrictions and controls in economic activity। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब थोड़ा सा लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट अपना जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, उसको हल्का सा कम करती है, ताकि जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो सके, या फिर आराम से जो ट्रेड है वो हो सके, प्राइवेट सेक्टर पार्ट जितने भी है ना वो पार्टिसिपेट कर सके, जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। सो इट इन्वॉल्व्स ओपनिंग अप मार्केट टू ग्रेटर कंपटीशन, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर, मतलब पहले जो ट्रेड पे या फिर जिसे कहना चाहिए बिजनेस करने पे जो रोक थी वो कम हो गया है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अलाउ करा जाता है, अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थी तो नहीं कर पाते थे, ठीक है। और जो पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अब उसमें थोड़ा सा मतलब उसमें छूट दे दी है। सो लिबरलाइजेशन ऑफन एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। एफिशिएंसी, इनोवेशन, ये सब कैसे हो पा रहा है? क्योंकि इससे मार्केट क्या कर पा रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं, एंड इट इज़ अ लाइक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा बड़े लेवल पर हो पा रही हैं। सो इट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारे मार्केट में इनोवेशन देखने को मिलती है, एफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। Privatization involve the transfer of ownership and control of government-owned or public asset services or enterprises to private entities। प्राइवेटाइजेशन नाम से आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ें पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जो पब्लिक एसेट्स थे, सर्विसेज थी, अब वो प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल कर रहे हैं। This process often include the sale of state-owned enterprise to private investors, allowing private companies to provide public services such as education, healthcare, transportation and utilities। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर हम बोलें कि वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके कंट्रोल में है, ठीक है। एंड इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे स्टेट ने अगर कोई सपोज एंटरप्राइज है, यूनिवर्सिटी है, चला रखी है, स्टेट के कंट्रोल में है, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में हो जाए। So privatization is intended to introduce market-driven efficiencies and competition, but it also raises question about access, equity and the role of profit motives in delivering essential services। मतलब एक पॉइंट पे मार्केट में अच्छा करने के लिए, मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए, मार्केट में अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए प्राइवेटाइजेशन सही है, बट ये सवाल ये भी उठाता है क्योंकि जब हर एक चीज़ प्राइवेटाइज हो जाती है तो लोगों को एक्सेस, इक्विटी एंड प्रॉफिट मिलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इशू एंड डिबेट्स में से एक टॉपिक है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके इशू एंड डिबेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। Globalization has brought increased exposure to different cultures and ideas through digital platforms and international interaction. However, there are concerns about the potential homogenization of culture and the erosion of local tradition and values. मतलब कि हम इसको हर एक चीज को एजुकेशन के एस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से हर एक चीज एक्सचेंज होने से अच्छा हुआ है, लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं। बट कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाली, एक एक सोचने वाली बात ये है कि उससे जो लोकल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज हैं, कहीं उसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं हो रही है। तो ये चीज़ अगर हम देखें, हम बाहर के कल्चर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बहुत, ये नहीं कह रही कि बड़े लेवल पर, कई अगर कुछ कल्चर्स हैं जो बहुत छोटे से थे और पहले ज़्यादा नहीं फैले हुए थे या कोई भी चीज़ थी, कहीं वो तो यहाँ से हट नहीं रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। फिर है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. This can enhance learning opportunity, but it also raises challenges related to the reliability and accuracy of information. तो इसने ये बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना हमारा जो एक्सेस है, लाइक हमें पहले एजुकेशन में कोई भी चीज़ हम ढूंढते थे, कोई भी चीज़ हमें पता करनी होती थी, आराम से नहीं पता चलती थी, ठीक है, बहुत मेहनत लगती थी। अब हर एक चीज़ लाइक हमें हमें बस सर्च करना है एंड हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें रिसोर्सेज एकदम एक्सेसिबल हैं। लेकिन इससे हमारा मतलब ऑब्वियसली लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो अच्छी हुई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, या क्या वो एक्यूरेट है, मतलब क्या उसको हम मान सकते हैं कि वो हमारे लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो दैट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पे। द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन कैन मार्जिनलाइज नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। यानी कि अगर मैं बात करूँ, आपने खुद देखा होगा कितनी सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे, इंडिया में तो इंग्लिश पढ़ाया ही जाता है, बाहर की कितनी कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ अपना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। चाइना जैसी कंट्रीज में इंग्लिश पढ़ाया जाता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह। तो ये क्योंकि सबको पता है कि अगर एक हम बात करते हैं तो हो सकता है हिंदी में सब बात ना कर पाए, हो सकता है चाइनीज में सब बात ना कर पाए, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये जो डोमिनेंस है इंग्लिश का एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, वो कह रहा है कि इसकी वजह से ना नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स, यानी जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते या जो कंट्री बिल्कुल भी इंग्लिश यूज नहीं करती, कहीं वो मार्जिनलाइज ना हो जाए, कहीं वो साइडलाइन ना हो जाए, ठीक है। एंड इससे बच्चों की सेंस ऑफ आइडेंटिटी पे भी फर्क पड़ सकता है। मतलब आप उन बच्चों से बातचीत करोगे जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे, जिनके यहाँ कभी बोली नहीं गई, उनके साथ कनेक्शन बिठाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो ये स्टूडेंट्स की सेंस ऑफ आइडेंटिटी पे अफेक्ट करता है एंड उनके कनेक्शन जो होता है ना अपनी खुद की लैंग्वेज एंड कल्चर पे, उस पर अफेक्ट करता है। क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, या फिर वो सब्जेक्ट नहीं बोल पा रहा, वो लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा जो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है, तो अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर को लेके कई बार उसके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना बहुत ज्यादा एजुकेशनल इनइक्वालिटीज भी देखी जाती है कंट्रीज टू कंट्रीज एंड सोसाइटीज टू सोसाइटी। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया है और बाहर की कंट्री में गए हैं, बट समहाउ अगर आप बाहर ही जॉब कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से और बाहर ही कर रहे हैं, तो आप बाहर की कंट्री के लिए फायदा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये बात? लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचो, बाहर से अगर लोग आके ठीक है हमारी कंट्री में करें, इट्स फाइन, बट ज्यादातर कुछ लोगों की कोशिश यही होती है कि बाहर की कंट्रीज में जाएं। तो सम स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्वालिटी एजुकेशन और रिसोर्सेज ना मिले। इनफैक्ट कई कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है, ठीक है। ये जो हमने डिबेट एंड इश्यूज डिस्कस करे, ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में थे। अब हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। लिबरलाइजेशन में आपको पता है ना, जिसमें थोड़ा छूट मिलने लग जाए, जैसे गवर्नमेंट जो बेसिक पहले जो रिजिड रूल्स थे उस पर उन्होंने छूट देनी शुरू कर दी। Marketization of education. The liberalization of education market can lead to increased competition among educational institutions. While this may drive improvement in some cases, it can also prioritize profit over educational quality. Education के context में अगर हम ज़्यादा liberalization कर दें तो education में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बेनिफिट, या फिर आप कह सकते हैं पैसा कमाने का एक जरिया। तो कई इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपटीशन बढ़ सकता है एंड ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तो इम्प्रूवमेंट भी होगी, लेकिन कई जगह पे इसका सिर्फ ये होगा कि क्वालिटी खराब हो जाएगी एंड प्रॉफिट ज्यादा देखा जाएगा कि प्रॉफिट होना चाहिए एजुकेशन से।
ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत होने लग गया है। इसने मतलब ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन कैन पेव द वे फॉर इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अनइक्वल एक्सेस एंड वेरिंग लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी देखने को मिलेगी। क्यों? आपको भी पता है कि प्राइवेट जब होती है एजुकेशन तो महंगी होती है। अभी अगर आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, तो वो लोग में हर बच्चा पढ़ सकता है कम से कम फी में। लेकिन जब आप लिबरलाइजेशन के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन अलाउ होने देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सारे बच्चों को, क्योंकि वो फिर कॉलेजेस या स्कूल्स अपना पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इससे अनइक्वल एक्सेस एंड अलग लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलेगा। फिर है कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। Liberalization and reduced government funding may result in higher tuition fees and decreased affordability. इसने ये बोला कि लिबरलाइजेशन और गवर्नमेंट फंडिंग रिड्यूस होने से हाई ट्यूशन फी हो सकती है, जो अभी ऊपर डिस्कस करा, और लोग उसको शायद कम अफोर्ड कर पाए। लोगों को एजुकेशन जो पहले फिर भी मिल रही थी कि वो चले जाते थे क्योंकि पैसा मतलब कम देना पड़ता था, अब शायद वो जाए ही ना, उन्हें एक्सेस ही ना मिले एजुकेशन में। एंड लो इनकम पॉपुलेशन, मतलब उनको जिसे कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रॉपर मतलब जो भी पॉपुलेशन है जहाँ पे लोग कम पैसा कमा रहे हैं, वहां पे ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। फिर है क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Critics argue that liberalization might compromise the quality of education if institutions prioritize financial gains over educational outcome. इसने ये बोला कि क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से एजुकेशन की क्वालिटी पे असर हो सकता है। ठीक है, इट मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना पैसा कमाने के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ये नहीं देखेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, उनका तो ये रहेगा कि बस पैसा कमाना है। ठीक है, तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी और पैसा और फाइनेंशियल गेन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। देखो अगेन, प्राइवेटाइजेशन को अगर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन लीड टू डिफरेंशियल एक्सेस बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नाउ अगर आप ये बोलो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं, किसी भी सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से जो लोगों को पहले एक्सेस मिलता था कि सब लोग किसी एक चीज को एक्सेस कर सकते थे, वो नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होते ही चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। सरकारी आप देखो जो हॉस्पिटल होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है पैसों में। तो वो प्राइवेटाइजेशन से ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। एंड इससे ऑब्वियसली एजुकेशनल डिस्पैरिटीज क्रिएट होंगे। कुछ लोग तो पढ़ के जो निकल जाएंगे वो अच्छा कर लेंगे, जो लोग पहले फिर भी पढ़ लेते थे वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली बहुत गलत हो जाएगा ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन कई एजुकेशन सिस्टम ये मान सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का बस ये होता है कि प्रॉफिट कमाना है, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड तो वो मीट ही नहीं करते हैं। लाइक उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चों को आ रहा है नहीं समझ आ रहा, उनके लिए पैसा कमाना इज इम्पॉर्टेंट, जिससे ओवरऑल क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। टीचर की वर्किंग कंडीशन पे फर्क पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन कैन इम्पैक्ट टीचर वर्किंग कंडीशन, जिसमें उनको पैसे कम मिलेंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी की अपने हिसाब से काम करना वो सब नहीं कर सकते, जिससे क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन पे फर्क पड़ेगा, जो वो पढ़ाते हैं उस पर फर्क पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से करिकुलम एंड वैल्यूज पे फर्क पड़ता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में इन्वॉल्व करिकुलम चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव्स और आइडियोलॉजीज कंसिडरेशन। मतलब अगर आप देखो गवर्नमेंट स्कूल्स का या किसी भी इसका तो एक अलग मोटो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो कई लोग मिलके इकट्ठा करते हैं। प्राइवेट में कुछ लोग ही होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए, तो वो अपने हिसाब से करिकुलम को बेंड कर देते हैं। ठीक है, उनका जो आइडिया है काम करने का वो अलग हो सकता है, वो सिर्फ अपनी शर्त पे काम करवाते हैं। तो इससे जो डाइवर्सिटी और हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं वो लोग यहाँ पे वो अप्लाई करने नहीं देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखोगे इंक्लूसिवनेस बहुत फॉलो होता है, कई प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भी होता है, मतलब वो दिखाते नहीं है पर बोल देते हैं कि नहीं है, तो वो क्योंकि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अपने हिसाब से फॉलो करी। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल इन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड। जब आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हो हर एक चीज का, तो जो एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट एंटिटीज पे शिफ्ट हो जाती है, जिससे सवाल उठता है गवर्नमेंट के रोल पे कि उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है। अगर हम इक्विटेबल एक्सेस की बात कर रहे हैं कि सबको जरूरत के अकॉर्डिंग एक्सेस मिले या एजुकेशनल स्टैंडर्ड एकदम सही हो,
तो वो तो हम यहाँ पे अपने आप ही हमने डिक्रीज कर दिया ना। उसके अलावा इरोजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड over emphasis on privatization might divert resources and attention away from public education system which play a crucial role in providing education to all segment of society. अगर ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया तो हो सकता है कि सारा ध्यान वह हो भी रहा है कई जगह पे प्राइवेट स्कूलों पे चला गया, सारा फंड सब कुछ एलोकेट हो रहा है प्राइवेट स्कूलों। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो मतलब अफोर्ड कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे व्हाट अबाउट देम, उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सारे सेक्टर या जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के अलग अलग, उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बच रहा ना। जो पहले उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिल रहा था, प्राइवेटाइजेशन की वजह से अब वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये जो पूरा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के ऊपर है, तो इसमें हमने तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करा। तीनों एस्पेक्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या डिबेट आजकल चलती है, उसको हमने डिस्कस करा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सब्जेक्ट की अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको बीएड ईयर 1 की जो सबसे ऊपर ही टॉप पे दिख जाएगा, वहाँ पे पूरा एक सेक्शन है जिसमें ये सारी वीडियोस मिलेंगी एंड बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस मिलेंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।